हेलो फ्रेंड्स, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम 2 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा 3rd लेक्चर रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है, यानी कि निर्जीव नहीं है। नहीं है पे आपको ध्यान देना है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा निर्जीव नहीं है। तो जंतु जो है आपका निर्जीव नहीं है। बाकी आपका जो है आर्द्रता और उन्तांश की बात करते हैं तो ये जो है आपका निर्जीव है। बाकी आपका निर्जीव कौन सा नहीं है, तो जंतु नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जंतु, क्योंकि नहीं है पूछा है, निर्जीव नहीं है। जंतु एक जीव है, न कि निर्जीव, तो ध्यान रखिएगा। बोल रहा है नीचे देखिए कि अजीवी या फिर अजैविक शब्द जो है पारिस्थितिकीय तंत्र में मौजूद सभी निर्जीव कारकों को संदर्भित करता है। क्या करता है? अजीवीय लिखा आ सकता है यहाँ पे, या फिर अजैविक, दोनों एक ही बात है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये जो है निर्जीव कारकों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपका निर्जीव कारकों में आपका आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, जल और भूमि, ये चारों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आर्द्रता और उन्तांश दिया है, इसके अलावा आपका सूर्य का प्रकाश भी दे सकता है, जल और भूमि भी दे सकता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम जैविक कारकों के बारे में, देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो आपका उत्पादक, उपभोक्ता, डिकम्पोजर यानी कि फंगी, कवक के बारे में बात कर रहा है। ये जो है आपके जीवित चीज है। और जैविक कारक है। और अजैविक कारक आपके जो है आपका आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, उन्तांश और जल और भूमि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। तो आपका वायु प्रदूषण का प्रभाव जो है वो आपका फूलों और पत्तियों पे पाया जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि वायु प्रदूषण पौधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जमीनी स्तर के ओजोन जैसे हानिकारक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालते हैं। ओजोन जैसे हानिकारक पदार्थ जो है प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालते हैं। पेड़ों की पत्तियों और फूलों को बढ़ने से रोकते हैं। क्या वायु प्रदूषण की बात कर रहा है। जमीनी स्तर पे ओजोन जैसे हानिकारक पदार्थ जो है प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालते हैं, और बात कर रहे हैं पत्तियों और फूलों को बढ़ने से रोकते हैं। इसमें आपका वायु प्रदूषण आ जाता है और उन्हें खिलने में देरी करते हैं। इसके अलावा अम्लीय वर्षा की बात करता है। तो जब अम्लीय वर्षा जो है वो मिट्टी को अवशोषित प्रदूषक पौधों की जड़ों और तनों को नुकसान पहुंचाता है। देखिए क्या कहना चाहता है कि जो हमारा वायु प्रदूषण है, तो जो जमीनी स्तर पे आपका ओजोन गैस और ओजोन जैसे गैसें पाई जाती है वो हानिकारक पदार्थ होती हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण में आपका बाधा डालती हैं। उसके वजह से आपका पत्तियों और फूलों को बढ़ने से रोकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वायु प्रदूषण से पत्तियां और फूलों को बढ़ने से रोकते हैं। और अम्लीय वर्षा जो है आपका, जब अम्लीय वर्षा होती है तो मिट्टी उसको अवशोषित करती है, उसके वजह से जो है आपके पौधों के जड़ों और तनों को नुकसान पहुंचता है। अम्लीय वर्षा से जो है पौधों के जड़ों और तनों को नुकसान पहुंचता है, और वायु प्रदूषण से आपके फूलों और पत्तियों को नुकसान पहुंचता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, कौन सा इसमें बोल दिया है, मतलब किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। तो आपका 1767 ईस्वी में हुई थी। भारतीय विभाग सर्वेक्षण की स्थापना जो है वर्ष 1767 में की गई। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जो है देश की राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है। सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। देखिए क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग कौन सा है। तो ऑप्शन में आपका जरूर भारतीय सर्वेक्षण विभाग रहेगा, इसे आप टिक कर दीजिएगा। और इसकी स्थापना को भी ध्यान रखिएगा 1767 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आपका मत्स्य कृषि सूचक पूछा है कि मत्स्य कृषि सूचक है तो आपका संभववाद। देखते हैं कि समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्रकृति बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक आपका सक्षम
आपका प्रौद्योगिकी की विकास करते हैं, वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। क्या देते हैं? पर्यावरण से प्राप्त जो संसाधन होते हैं उनसे वो संभावनाओं को जन्म देते हैं। और बात करते हैं मानवीय क्रियाएं जो है सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मत्स्य कृषि, फलोद्यान और चारगाहों इत्यादि जो है संभववाद के सूचक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से आप याद रखेंगे कि नहीं, मतलब आप यहाँ से याद रख भी सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बात नहीं दिया है, बस आपको समझाने के लिए दिया है। लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्या, मत्स्य कृषि, साथ में फलोद्यान और चारगाह इत्यादि जो है संभववाद के सूचक है। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन बना है कि मत्स्य कृषि जो है, देखिए क्या पूछ रहा है कि मत्स्य कृषि सूचक है, तो आपने आंसर कर दिया संभववाद। ठीक है, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि फलोद्यान किसका सूचक है या फिर चारगाह है किसका सूचक है, तो संभववाद के ध्यान रखिएगा। तीनों को, मत्स्य कृषि, फलोद्यान और चारगाह जो है संभववाद के सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण जन्म देता है, किसको जन्म देता है? तो नियतिवाद और नव नियतिवाद को जन्म देता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखते हैं, भूगोलवेता जो है आपका ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना जो है प्रस्तुत की, जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच जो है मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। किसने? भूगोलवेता जो है ग्रिफिथ टेलर ने क्या दी? नई संकल्पना प्रस्तुत की, जो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच जो है मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद नाम दिया। क्या दिया उन्होंने? भूगोलवेता कौन? ग्रिफिथ टेलर ने। उन्होंने नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद नाम दिया। देखते हैं, इसके तहत प्रकृति नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण नियतिवाद और नव नियतिवाद को जन्म दिया। तो समझ लीजिए कि पर्यावरण प्रदूषण जो है आपका नियतिवाद और नव नियतिवाद को जन्म दिया था, ध्यान रखिएगा। और इसे किसने दिया था? तो आपका भूगोलवेता जो थे ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इसको डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ याद करने वाला नहीं है, बस आप भूगोलवेता कौन थे और किसने दिया था इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा बोल रहे हैं क्वेश्चन की पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो पर्यावरण के लिए जनसंख्या से खतरा है। क्या पादप की वृद्धि होगी और फसल की वृद्धि होगी, यानी कि पेड़ पौधे और आपके फसल बढ़ेंगे तो क्या पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो पर्यावरण से के लिए सबसे ज़्यादा खतरा कैसे बनता है? तो जनसंख्या अगर वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका पर्यावरण का जो है वो ह्रास होता है। देखिए कैसे, पर्यावरण के लिए खतरा जनसंख्या वृद्धि है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि जो है सीवेज प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन सहित उच्च अपशिष्ट उत्पादन में योगदान करती हैं। इससे जो है वायु व जल प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक आवासों का जो है तेजी से ह्रास होता है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि होगी तो उसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। रहने के लिए आपको जगह चाहिए, फिर वनों की कटाई करनी पड़ेगी, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको आपको उजाड़ना पड़ेगा, वहाँ पे नए मकान बनाने पड़ेंगे रहने के लिए। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वहाँ पे मकान बनाएंगे तभी रह पाएंगे। तो इसीलिए जो है पर्यावरण को हमारे खतरा है। वनों की कटाई होगी तो पर्यावरण को खतरा है, तो इसमें यही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट है? हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो आपका 4 है भारत में, देख लेते हैं। तो इसमें आपका पश्चिमी घाट आ जाता है, इसमें आपका पूर्वी हिमालय भी दे सकता था, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड वाला क्षेत्र भी दे सकता था। भारत में कितने हैं? तो 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, इसे ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए
पश्चिमी घाट तो आपका एक दिया है तो आपने दे दिया, ठीक है। ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि डी ऑप्शन बहुत ज़्यादा बीपीएससी देता है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो पश्चिमी घाट की जगह आपका पूर्वी हिमालय भी दे सकता है, या फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय दोनों दे सकता है, इंडो वर्मा क्षेत्र को भी दे सकता है, सुंडालैंड को भी दे सकता है। अगर ये सारा ऑप्शन दे देगा तो फिर अगर इसमें से दो ऑप्शन भी नंदा देवी की जगह अगर आपका पूर्वी हिमालय भी दे देता है तब भी आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अभी तो आपका बस एक दिया है तो पश्चिमी घाट इसमें होगा, ठीक है। पश्चिमी घाट होगा, बाकी आप ध्यान रखिएगा। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको ये याद होता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीओडी की बात करता है, जैविक ऑक्सीजन की मांग जो है जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। यानी कि बीओडी की जो मात्रा है वो अगर ज़्यादा होती है तो वो क्या इंगित करती है, तो वो इंगित करती है कि पानी जो है बहुत प्रदूषित है। कैसे, देखिए यहाँ पे देखते हैं कि बीओडी जो है जैविक ऑक्सीजन की उच्च मांग जो है, अगर वहाँ पे ज़्यादा जैविक ऑक्सीजन पाया जाता है, बीओडी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो है ये बताया जाता है कि जल प्रदूषण ज़्यादा है। बीओडी पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को दर्शाता है। क्या यदि ये पानी में उपस्थित है तो ये क्या दर्शाएगा कि ये कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को दर्शाता है, इसलिए जो है कम बीओडी जो है अच्छी गुणवत्ता वाले पानी का संकेतक है। यदि पानी में बीओडी की मात्रा कम है तो माना जाएगा कि जो है हमारा पानी जो है वो कम प्रदूषक है। यदि बीओडी की मात्रा पानी में ज़्यादा है तो माना जाएगा कि जो पानी है हमारा अधिक प्रदूषित है। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मल द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है। कैसे होती है, तो ये मल के द्वारा जो है प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण भी होती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है, पर यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो मछलियों के गलफड़े भी बंद होंगे, तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और शायद बीपीएससी ने भी डी माना है। तो देखते हैं, मल के द्वारा जो है दूषित पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब जल निकायों में विहित मल को डाला जाता है तो तालाब में अपशिष्ट जल जो है तेजी से सड़ना शुरू हो जाता है, इससे जो है मछलियों की मृत्यु हो जाती है। अगर पानी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मछलियों का जो है गलफड़ा वो बंद हो जाएगा। तो इसमें आपका बी और सी दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। बीपीएससी में आप अपने आंसर जो आंसर किया आया था उसमें डी ही माना था। एग्जाम से पहले आपको सारे क्वेश्चन का क्लियर कर दिया जाएगा कि कौन सा आंसर आपका डी माना गया था, कौन सा सी, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, तो आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। देखिए, और इसका क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। देखिए, भारत में प्रवाल भित्तियां का क्षेत्र जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह में पाए जाते हैं। वे समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है। क्या प्रवाल भित्तियां जो है वो हमारी इकोसिस्टम की बात कर रहा है, उसको स्वस्थ बनाने रखने में सहायक होती हैं। इन्हें महासागर का वर्षावन भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, देखिए किसको जो है महासागर का वर्षावन कहा जाता है, तो ऑप्शन में आपके क्या रहेगा, प्रवाल भित्ति। क्या रहेगा, प्रवाल भित्ति, तो आप इसको टिक करिएगा। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका तो इसमें एक दिया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इसके अलावा आपका कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह, इसमें से अगर एक और मान लीजिए इसमें से एक और आंसर दे दिया होता तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता। इसे ध्यान रखिएगा। हम डी पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपने नोटिस किया होगा कि आपका डी या और ई के वजह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है और सिलेक्शन होने से हम पीछे रह जाते हैं। तो यही कारण है, हमको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका अंडमान निकोबार में तो पाया ही जाता है कच्छ की खाड़ी, ध्यान रखिएगा, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह में भी प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं और इन्हें महासागर का जो है वर्षावन कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी जो सम्मेलन है किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो आपका जो है कब आयोजित किया गया था? तो 1968 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ये जब क्वेश्चन बना था ना तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हुए थे कि ये तो पढ़े ही नहीं है, लेकिन 10th की एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये जो है आपका डायरेक्ट दिया है डू यू नो में करके। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन जो है सितंबर 1968 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के अंतर्गत जो है 16 जून 1969 को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु जो है अफ्रीका जो है सीधे प्रभाव में आई। कब? ये देखिए आपका इस सम्मेलन के अंतर्गत 16 जून 1969 को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीका जो है संधि प्रभाव में आई। आयोजित कब किया गया? 1968 ईस्वी में। प्रभाव में कब आया? 16 जून 1969 को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका जो है मुरैना मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, मुरैना वाले क्षेत्र में जो है किया गया है। देखिए इसके बारे में बोल रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में स्थित राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी जो है घड़ियालों के प्रजनन का एक बड़ा केंद्र है। कौन सा? चंबल सेंचुरी घड़ियालों के लिए जो है वो एक बड़ा प्रजनन केंद्र है। इस अभ्यारण्य में विश्व का 80% जो है घड़ियाल आबादी निवास करती है। ध्यान रखिएगा कितने परसेंट? 80% जो है घड़ियाल की आबादी जो है वो आपका मुरैना मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में घड़ियाल प्रजनन केंद्र है, वहां पे निवास करती है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑटोमोबाइल्स निकास की बात कर रहा है। एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? तो वो है आपका सीसा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आपका पारिस्थितिकीय क्षरण, यानी कि मानव गतिविधियों के कारण अगर मानव जो गतिविधियां हैं उसका वातावरण पे जो है अनुकूल के जगह प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि उल्टा प्रभाव पड़ता है, तो क्या कहलाता है? तो ये जो है पारिस्थितिकीय क्षरण कहलाता है। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बोल रहा है, एक मिनट। बोला है कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन पारिस्थितिकीय क्षरण कहलाता है। पारिस्थितिकीय क्षरण में पर्यावरण विशेष रूप से वायु, जल व भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक अभिलक्षणों में अवांछित परिवर्तन से मानव आबादी, वन्य जीवन और औद्योगिकी प्रक्रियाओं व सांस्कृतिक विरासत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों पे जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यदि आप पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हमारा एक सींग वाला गेंडा का गृह राज्य है, कौन सा है? तो आपका केसम है। केसम बोल रहे हैं, सॉरी, असम होगा। देखिए इसके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है। ये तो हमें लगता है बहुत पहले से ही सब लोग रटवा के रखे हैं। तो एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा जो है भारतीय गेंडा राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है। इसका प्रमुख गृह राज्य जो है असम है। एक सींग वाले गेंडे की पहचान एकल काले सींग और त्वचा के सिलवटों के साथ भूरे रंग की होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है? तो आपका काजीरंगा। इसे जो है IUCN की जो है लाल सूची में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ध्यान रखिएगा। ये जो निकालता है जो IUCN जो है वो रेड लिस्ट की डाटा निकालता है कि कौन से प्रजाति विलुप्त हो गए हैं, कौन से प्रजाति को सुरक्षित रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो देखिए ये आपका गोवा में है। राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा था आपका इससे पिछले वाले लेक्चर में, और उसमें आपको ऑप्शन को घुमाया था। देखिए यहाँ पे सबके बारे में दे दिया है कि महावीर भगवान वन्य जीव अभयारण्य जो है वो गोवा में है। आपका सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है।
कूनो की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कूनो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा बनता रहता है क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो आपका 3167 है। पांचवी बाघ रिपोर्ट गणना 2022 के अनुसार जो है भारत में कुल बाघों की संख्या आपका 3167 है। यहाँ दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का निवास है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। कब? देखिए ध्यान दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू किया गया था? तो 1973 में किया गया था। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिए एक आश्रय एवं संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं। 1973 को ध्यान रखिएगा कि 1973 में जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से। देखिए मौ से आप ध्यान रखिएगा, जैसे याद नहीं रहेगा तो मेलघाट महाराष्ट्र, मौ से दोनों को ध्यान रखिएगा। मेलघाट कहाँ है टाइगर रिजर्व? तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। देखते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व मध्य भारत के सतपुड़ा हिल रेंज की दक्षिणी शाखा पे अवस्थित है। जो सतपुड़ा है हमारी श्रेणी, उसके दक्षिणी शाखा पे अवस्थित है, जिसे गविलगढ़ हिल कहा जाता है। वर्ष 1974 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। किसे? मेलघाट टाइगर रिजर्व को जो है 1974 ईस्वी में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है 1973 और 74 में अधिसूचित से पहले 9 बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। ये ध्यान रखिएगा कि 9 बाघ अभ्यारण्यों में से ये एक है। 1974 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। किसे? मेलघाट टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमालयी भूरा जो भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? तो ये जो आपको देख लेते हैं, ये आपके जो है दुर्लभ प्रजाति। एक मिनट, ये आपके दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी जो है वो दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है। कौन से? हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे और रेगिस्तानी लोमड़ी दुर्लभ प्रजातियों के जीवों को जो है प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारकों की सक्रियता से छोटी प्रजातियां जो है लुप्त प्राय या कमजोर श्रेणी में आने लगती हैं। इसलिए इनके संरक्षण के लिए विशेष आवश्यकता पड़ती है, मतलब विशेष आवश्यकता इनकी होती है कि इनके संरक्षण के लिए विशेष उपाय किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसको जो है वायुमंडलीय प्रदूषक गैस माना जाता है। देखिए इसमें और कौन कौन सी गैसें हैं। आपका वायु प्रदूषण के वायुमंडल में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य रूप से जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। देखिए इसमें सल्फर डाई एक दिया है और इसके अलावा आपसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी पूछ दे। इन चारों में से आपका कोई भी आ सकता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। लेड इत्यादि के प्रमुख प्रदूषक हैं, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन एवं आर्गन प्राकृतिक रूप से जो है वायु के भाग है, अतः सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडलीय प्रदूषक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक चीज और है, आपका लेड, यहाँ पे देख रहे हैं लेड भी आपका जो है कैसे इत्यादि गैसों के प्रमुख वायु प्रदूषक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ये जो ना एक्सप्लेनेशन दिया है और इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये तो आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक आंसर देखेंगे, पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है अगर उसको आप ढंग से पढ़ते हैं और ढंग से देखते हैं तो आपका यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और काफ़ी कंसेप्ट भी क्लियर होगा आपका आगे जाके। देखते हैं नेक्स्ट आपका, देखिए क्या बोल रहा है।
बोल रहा है कि किस राज्य में जो है रक्षाबंधन को जो है वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बिहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अगर पिछली बार 2.0 में बना था, तो अगर इस बार नहीं बना तो आगे 4.0 में बन सकता है। देखिए, बिहार के राज्य में रक्षाबंधन पर्व को जो है विश्व वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। क्या है इसका उद्देश्य? जो है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। नहीं है पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, तो आपका लकड़ी रुई है और आपका एल्युमिनियम पत्री जो है वो नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं, जैव निम्नीकरण ऐसे पदार्थ है जो प्राकृतिक कारकों जैसे पानी, ऑक्सीजन, वर्षा, सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। क्या? आसानी से विघटित हो जाते हैं। लकड़ी, रुई, कपास जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, और आपका एल्युमिनियम पत्री जो है वो जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। आपका इसमें रुई, लकड़ी, कपास जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ है, लेकिन एल्युमिनियम पत्री की बात करते हैं तो वो जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। नहीं पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कि जैव निम्नीकरण ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक कारकों जैसे पानी, ऑक्सीजन, वर्षा, सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। इस सब पॉइंट पे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो ये जो है आपका कॉर्निवोर कहलाता है। ये आया था, देखिए, वो जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है कॉर्निवोर कहलाता है, यानी कि मांसाहारी कहलाता है। कॉर्निवोर ऐसा प्राणी है जिसकी भोजन और बात करता है जिसकी भोजन और ऊर्जा आवश्यकताएं किसी अन्य प्राणी के शारीरिक भागों को ग्रहण करने के बाद पूरी होती है। यानी कि किसी और जानवरों को खाएगा, उसके बाद जो है इसकी आवश्यकता पूरी होती है। देखिए, आपका ये जो हर्बीओर की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान, ये पादप मतलब ये जो पादक होते हैं, आपका पेड़ पौधे, पत्तियां, ये सब खाते हैं। तो देखिए, आप ध्यान रखिएगा, ये आसानी से ध्यान रख सकते हैं। मतलब आप बस एक हिंट रहेगा ना, तो आप एग्जाम में इस चीज़ को पकड़ जाएंगे। अगर कंफ्यूजन होती है तो देखिए, ह से हरी सब्जी होती है, और हर्बीओर क्या है? जो हरी मतलब पेड़ पौधे खाते हैं, आपके पेड़ पौधे के पत्तियां को खाते हैं। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। और आपका जो है ओमनिवोर की बात करते हैं, तो ये पेड़ मतलब वनस्पति, यानी कि पेड़ पत्ते, ये सब भी खाते हैं, और आपके मांस भी खाते हैं। तो ये दोनों होते हैं, यानी कि ये सर्वाहारी होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। यानी कि ह से हरी सब्जी खाते हैं, तो ये पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है, पत्तियों को खाते हैं। और कॉर्निवोर की बात करते हैं, तो ये जो है आपका मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्र घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ जो है 21 द्वीप शामिल हैं। जहां भी 21 द्वीप की बात आ जाए, मन्नार की खाड़ी को आप टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक्सप्लेनेशन में वही दिया है। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, तो चलिए इसे देखते हैं। बोल रहा है गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए करते हैं। बोल रहा है कि गंगा नदी की डॉल्फिन को जो है IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल सही है। जो ये संस्था है आपकी जो है रेड लिस्ट जारी करती है, जिसमें आपकी दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजातियों का रेड लिस्ट आता है, कि उसमें आपका बताया जाता है कि कौन सी प्रजाति किस वर्ग के श्रेणी में रखा गया है। सेकेंड बोला है, ये पहला वाला सही है, इसे लुप्त प्राय के रूप में घोषित किया गया है। इसमें कोई भी क्रिस्टलीय लेंस जो है इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बनाती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यह जो है इकोलोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती हैं और शिकार करती हैं। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्रदान की गई। बिल्कुल सही है। कौन से सन में की गई? 2009 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में क्या बोल रहा है। तो देखिए, बोल रहा है कि गंगा डॉल्फिन को जो है IUCN की रेड लिस्ट में जो है लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण
जो है 1972 में आया था, उसके अनुसूची 1 के तहत जो है गंगा डाल्फिन पर शिकार करना प्रतिबंध है। ध्यान दीजिए कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत जो है गंगा डाल्फिन पर शिकार करना आपका प्रतिबंधित है। यह दृष्टिहीन होती हैं, बिल्कुल शिकार करने के लिए इनके द्वारा जो है इकोलोकेशन अर्थात पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि गंगा डाल्फिन को वर्ष 2009 में यहाँ दिया है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। बिल्कुल सही है। कब की गई थी? 2009 में, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई से के संरक्षण से संबंधित है? तो आपके महासागर संरक्षण से संबंधित है। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा जो है महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र जो है यूएन की बात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र जो है महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन घोषणा जो है क्या, जिसमें हमारा सागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न हुआ। देखिए क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने महासागर सम्मेलन कब शुरू किया? तो 2022 में। इसमें लिस्बन घोषणा हुआ जिसमें हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी की सर्वसम्मति अपनाने के साथ संपन्न हुआ। 150 देशों से अधिक देश जो है समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए एक विज्ञान आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने में सहमत प्रदान किए, यानी कि सहमत हुए। इसे भी ध्यान रखिएगा, कितने देश? तो 150 देश। और महासागर सम्मेलन जो है आपका 2022 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन, या फिर ऐसे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया की सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत सरकार जो भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? ये जो विशालकाय एशियाई कछुआ है इनका क्या है? मोनोरिया एमिस जिनका नाम है। तो ये भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? तो आपका जो है नौतांगकी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। ये जो है आपका नागालैंड वाले क्षेत्र में पड़ता है। जो राष्ट्रीय उद्यान वाला आपका भूगोल का क्लास हुआ है, जो सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी का, उसमें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सब कुछ जानकारी दिया गया, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। तो देखते हैं कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए जो है मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक है, जो भारत के जो है वो कहाँ? नौतांगकी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। नौतांगकी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर पूर्व भारत नागालैंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। नागालैंड राज्य का जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। स्थानीय क्षेत्रों में आम लोग इसे इटंगकी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। 1975 में नागालैंड जो है राज्य सरकार द्वारा जो है आपका नौतांगकी रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जो नागालैंड राज्य सरकार द्वारा जो है नौतांगकी रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1975 में। अतः वर्ष 1993 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन बन सकता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ इसे? तो 1975 में। और राष्ट्रीय वन्य जीव जो का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1993 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो आपका सिक्किम बोल रहे हैं, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। देखिए देखते हैं, आपका तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत के गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय SLCVC का शुभारंभ किया है। तमिलनाडु राज्य सफेद पीठ वाले गिद्धों, लंबी चोंच वाले गिद्धों और लाल सिर वाले गिद्धों की मेजबानी करता है। क्वेश्चन बन सकता है, तमिलनाडु जो है वो तमिलनाडु राज्य सफेद पीठ वाले गिद्धों, ठीक है, लंबी चोंच वाले गिद्धों और लाल सिर वाले गिद्धों की मेजबानी करता है, जिन्हें जो है IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। किन्हें? इन तीनों, यानी कि सफेद पीठ वाले गिद्धों, लंबी चोंच वाले गिद्धों और लाल सिर वाले गिद्धों
को जो है IUCN के द्वारा जो है संकटग्रस्त रूप में सूचीबद्ध किया गया है, और इनकी जो है मेजबानी कौन करता है, तो तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइलेंट वैली के बारे में बात कर रहा है। केरल की शांत घाटी जो है संरक्षित है क्योंकि इसमें आपका पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ जो है प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं, केरल की शांत घाटी में पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पे स्तनधारियों की 41 प्रजाति, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पक्षियों की 175 प्रजाति, तितलियों की बात करते हैं तो 164 प्रजाति, और सरीसृप की बात करते हैं तो 49, उभयचर की बात करते हैं तो 47, पतंगों की बात करते हैं तो 400 से अधिक प्रजाति पाई जाती है। और आपका यहाँ पे जो है यहाँ पर शेर की पूंछ वाला मकाक बंदर पाया जाता है जो यहाँ की स्थानीय प्रजाति है। और इरूलास, कुरुम्बा और मधुगास और आपका ये कट्टू नेक्कर यहाँ की प्रमुख जनजातीय समूह है, इसे भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 1914 में साइलेंट वैली को जंगलों के आरक्षित क्षेत्र तथा 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन सकता है, कैसे बन सकता है ये भी ध्यान दीजिए। आपसे पूछेगा, ये पूछ सकता है कि केरल जो शांत घाटी है केरल की, उसमें जो है आपकी स्तनधारियों की कितनी संख्या पाई जाती है, तो आपका 41। पक्षियों की पूछ सकता है 175, तितलियों की पूछ सकता है 164, सरीसृप 49, आपका उभयचर 47, पतंगों की संख्या जो है 400 से अधिक पाई जाती है। और यहाँ पे शेर की पूंछ वाला मकाक नामक बंदर भी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। शेर की पूंछ वाला मकाक बंदर पाया जाता है जो यहाँ की स्थानीय प्रजाति है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनकी बात करते हैं, देखिए इरूलास और कुरुम्बा, मधुगास और आपका कटू नेक्कर यहाँ की प्रमुख जनजातीय समूह है। क्या, देखिए ध्यान से देख लीजिए, आपका ये चारों को ध्यान रखिएगा, प्रमुख जनजातीय समूह है। वर्ष 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र के जंगलों को आरक्षित किया गया। क्वेश्चन देखिए, पूछेगा कि साइलेंट वैली क्षेत्र को कब आरक्षित किया गया था, किस सन में, तो आपका 1914 में इसे जंगलों को आरक्षित किया गया था, और 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, यानी कि नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से 100% बन सकता है। बीपीएससी ऐसा ही वन लाइनर क्वेश्चन उठाता है और जीएस वाले सेक्शन में पूछ लेता है, और आपका मेन जो पेपर रहेगा उसमें भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि जो आपका जीएस वाले में पूछेगा वो मेन वाले में नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष जो है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, NGT, तो 2010 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर और 2010 को की गई थी। 18 अक्टूबर को भी ध्यान रखिएगा, क्या पता डेट पूछ दे, क्योंकि इस बार डेट पूछा था बहुत बार। तो 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए की गई। कौन सा, ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस लिए की गई, तो ये सब समझ आप देख लीजिएगा कि किसके निपटारे के लिए की गई। वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बोल रहा है कि वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है NGT के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कौन है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है अध्यक्ष हैं, और NGT का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और स्थापना की बात करते हैं तो 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। और ये भी एक बार हम बता देते हैं किसके संरक्षण के लिए, तो पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण संबंधित मामलों के प्रभावशाली को तुरंत निपटारे के लिए की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सीटू एक्स के बारे में बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू के संरक्षण के अधीन नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है, तो वनस्पति उद्यान नहीं है, बाकी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है। देखते हैं, आपका वनस्पति उद्यान नहीं है, यहाँ एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है
कि स्वस्थाने यानी कि इन सीटू प्रकार की संरक्षण पद्धति में प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित क्षेत्र बना के संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि आते हैं। जबकि पर्यस्थानी यानी एक सीटू की बात करते हैं प्रकार के संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर एक विशेष क्षेत्र के स्थान में रखा जाता है जहां उनकी रक्षा और या देखभाल की जा सके। इसके अंतर्गत आपका प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क, आपका जीन बैंक, बीज बैंक आदि आते हैं। देखिए इन सीटू का क्या मतलब है कि जो प्रजाति होते हैं उनके प्राकृतिक स्थान पे उन्हें संरक्षित रखा जाता है। और एक सीटू की बात करते हैं तो उनको एक स्थान से उस प्रजाति को दूसरे स्थान पे संरक्षित किया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इन सीटू में क्या आता है, तो आप इसको राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखिएगा, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। और एक सीटू की बात करते हैं तो इसमें आपका जो है देखिए यहाँ पे आ जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क, जीन बैंक और बीज बैंक, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है, तो आपका आर्द्र भूमि। आपका रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। यह संधि जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुई थी, इसलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। देखिए रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुआ था, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, रामसर सम्मेलन। और भारत ने इस पे कब साइन किया था, तो आपका 1 फरवरी 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो है धान का खेत। तो धान का खेत जो है मीथेन का मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त आपका जो है मीथेन तेल, इसके अतिरिक्त आपका मीथेन तेल, फिर आपका कोयला और गैस निष्कर्षण प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान जो है जीवाश्म ईंधन का जो दोहन होता है उसके माध्यम से भी आपका मीथेन गैस निकलता है। तो इसके अतिरिक्त भी दे सकता है क्या, धान का खेत तो देगा ही, उसके अतिरिक्त आपका मीथेन का तेल दे देगा। और मीथेन तेल आपका कोयला गैस निष्करण, फिर उसके बाद निष्कर्षण प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान जीवाश्म ईंधन के दोहन के माध्यम से भी निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बन सकता है। कैसे बन सकता है, इनमें से और कोई ऑप्शन देगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको आता हुआ भी क्वेश्चन इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि वो आपको जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन और बी में इनमें से कोई दे देगा और ऑप्शन नंबर डी बना देगा। तो ये तो आपको आता है, इसके अतिरिक्त भी आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह क्वेश्चन में बीपीएससी अपने फंसाता है और फिर रिजल्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SO2 प्रदूषण सूचित होता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का कौन सा प्रदूषण सूचित करता है, तो आपका लाइकेन द्वारा जो है पता चलता है। देखिए कैसे, SO2 जो है उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता जो होती है आपकी अधिक होने पर यह सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या आपका अगर सांद्रता अधिक होता है तो ये सल्फर ऑक्साइड का निर्माण करता है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। लाइकेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं और इसलिए वे उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते जहाँ पे सल्फर डाई की अधिक मात्रा पाई जाती है। ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है लाइकेन से। नेक्स्ट देखते हैं कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो आपका ये तो गोवा में स्थित है, ठीक है। इसमें से कोई भी नहीं होगा क्योंकि इसमें गोवा ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई। देखते हैं, इधर दिया होगा एक्सप्लेनेशन में। हाँ देखिए, बोल रहा है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा के राज्य में स्थित है। यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य का नाम जो है भारतीय पक्षी विज्ञान सलीम अली के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका स्विट्जरलैंड में है। जो रेड लिस्ट निकालता है उसी के बारे में बोल रहा है कि दुनिया का प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए वैश्विक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना 1948 में की गई। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है।
नेक्स्ट देखते हैं, इसके द्वारा जो है पौधों और जानवरों के संरक्षण के संबंध जो है रेड लिस्ट जारी की जाती है। पूछ सकता है कि IUCN का जो मुख्यालय कहाँ है, तो आपका स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है और स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है, तो आपका 10%। ये किसने दिया था, तो ये आपका देखिए यहाँ पे दिया है, ये 10% ऊर्जा वाला जो है वो लिंडमैन साहब ने दिया था। आगे आपको आगे पता चलेगा। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा अगले स्तर में आपका स्थानांतरित हो जाता है और शेष ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। 10% का नियम जो है जिसे रेमंड लिंडमैन ने दिया था, यहाँ पे दिया है देखिए, उनका पूरा नाम था। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा जो है कम हो जाती है, क्योंकि यह एक परितंत्र खाद्य श्रृंखला को इंगित करती है। मतलब देखिए, उत्पादक है, फिर ये उस वाले लेक्चर में बताया गया था। ऐसे ये उत्पादक है, फिर ये इसको जो है हिरन खाएगा, हिरन को जो है आपका बाघ खाएगा, शेर खाएगा, तो ये इससे उसको ऊर्जा कम प्राप्त होगी। अब ये इसको खाएगा तो इससे ऊर्जा कम प्राप्त होगी, उसी के बारे में बात कर रहा है। देखिए अभी यहाँ पे भी दिया है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया था, तो आपका किसने दिया था, तो लिंडमैन साहब ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए हम इस सीरीज़ को कल कंटिन्यू करेंगे। आपको बताइएगा क्लास कैसी लगी। ये आपकी सीरीज जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी। आपको एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट का करा दिया जाएगा। रही टेस्ट की बात, तो आप टेस्ट भी देते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से बहुत ही ज़्यादा मतलब लाभ होता है आपको एग्जाम में। प्रैक्टिस से आपको हमेशा ये बनी रहेगी कि आपको किस क्वेश्चन में ई करना है, किस क्वेश्चन में डी करना है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। सर का जो है प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, उससे प्रैक्टिस करिए और आप उसको जब तक उसका एक्सपायरी डेट नहीं होता, मतलब वो आप उसे दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी और सीरीज़ को आप और किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।